अस्सलाम वालेकुम। अब हम देख रहे हैं ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2 CA इंट्रो टू अकाउंटिंग के पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है और ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक से डील करता है। लिखा हुआ द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑफ बेन 10 ट्रेडर इन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म। सवाल बोलते हैं गिव ब्रीफ नैरेटिव और डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस 10 मार्क्स। ठीक है, तो हमें जो है वो नरेशंस बतानी है या डिस्क्रिप्शंस बतानी है। पहली ट्रांजैक्शन अगर देखते हैं तो 50,000 से कैश इंक्रीज़ हो रहा है, 50,000 से डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, 75,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है और 25,000 रुपये से ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने 75,000 रुपये की चीज़ें 1 लाख रुपये में बेची हैं। 50,000 रुपये मुझे मिल गए, 50,000 बाद में मिलेंगे। और जब मैंने 75,000 रुपये की चीज़ें 1 लाख रुपये में बेची हैं तो मुझे 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा है, हम अगर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम अगर अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं गुड्स कॉस्टिंग 75,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000, यानी कि वो गुड्स जिनकी जो कॉस्ट थी वो 75,000 रुपये थी, वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 100,000, वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 100,000, वो हमने 1 लाख रुपए में बेचे हैं। ठीक है ना। एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 50,000 एंड पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000 is received in कैश। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 75,000 रुपये की चीज़ें 1 लाख रुपए में बेच दी हैं और 50,000 रुपये मुझे अभी मिल गए हैं कैश फॉर्म में। सेकंड ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारा कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 20,000 से, डेटर्स 50,000 रुपये से कम हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, ओनर्स इक्विटी जो है वो 30,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी डेटर का जिसका 50,000 रुपये का बैलेंस था उसने 20,000 दे दिए और बाकी 30,000 रुपये बेड डेट हो गए। बेड डेट के चैप्टर से ये चीज़ लिंक करती है। लिहाजा अगर मैं सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, अच्छा उसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी, उसकी डबल एंट्री प्रोबेबली पास हुई होगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट 30,000 रुपये। ठीक है, कैश डेबिट 20,000 रुपये और अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर जो है ना वो क्रेडिट होगा 50,000 रुपये से। और इसकी जो नरेशन होगी वो क्या होगी, इसकी नरेशन हो सकती है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20,000, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20,000 was received from a debtor, was received from a debtor, an amount of rupees 20,000 was received from a debtor and remaining 30,000 were written off, रिटन ऑफ यानी कि उसको राइट ऑफ कर दिया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन जो है इन्वेंट्री 23,000 से कम हो रही है और लाइबिलिटी भी 23,000 रुपये से कम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ख़रीदी हुई कुछ इन्वेंट्री जो है वो अपने पेबल्स को वापस कर दी, बिकॉज प्रोबेबली उसमें कोई डिफेक्ट होगा। डबल एंट्री अगर पास होती ना इसकी, तो डबल एंट्री इसकी पास हो जाती है अकाउंट्स पेबल्स डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो सेंटेंस में लिख देता हूँ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 23,000 वर रिटर्न। ठीक है ना, 23,000 रुपये के जो गुड्स हमने परचेज करे थे वो हम रिटर्न कर रहे हैं।
अगली चीज़ देखते हैं, अगली एंट्री है कैश कम हो रहा है 15,000 से, इक्विपमेंट 65,000 से इंक्रीज़ हो रही है और लाइबिलिटी 50,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से 65,000 रुपीज़ की चीज़ परचेज़ करी है, इक्विपमेंट डेबिट 65,000 रुपये, उसके 15,000 रुपये पे कर दिए हैं, कैश क्रेडिट 15,000 रुपये, और बाकी 50,000 रुपये बाद में पे करोगे। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, यानी कि लाइबिलिटी क्रेडिट 50,000 रुपये, इक्विपमेंट डेबिट 65,000 रुपये, कैश क्रेडिट 15,000 रुपये, लाइबिलिटी क्रेडिट 50,000 रुपये। और अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इक्विपमेंट was purchased equipment was purchased for rupees 65,000 against part payment against part payment of rupees 15,000। ठीक है, अच्छा जी, उससे आगे चलते हैं। तो 5 में इन्वेंट्री 15,000 से कम हो रही है और ओनर्स इक्विटी भी 15,000 रुपये से कम हो रही है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, और ओनर्स इक्विटी 15,000 से कम हो रही है, यानी कि कोई एक्सपेंस या कोई ख़र्चा जो है वो डेबिट हो रहा होगा। प्रोबेबली 15,000 रुपये की जो इन्वेंट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई, खो गई, चोरी हो गई। ठीक है, इस तरह का कोई चक्कर हो सकता है। तो आप जो प्रोबेबल स्टेटमेंट लिख सकते हो 5 के बारे में, वो लिख सकते हो इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 was destroyed या lost या destroyed in fire, was destroyed and hence written off, राइट ऑफ कर दिया उसको। ठीक है भाई, अगली ट्रांजैक्शन जो है उसमें आपका जो कैश है वो 60,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा, इक्विपमेंट 55,000 से कम हो रही है, और ओनर्स इक्विटी जो है वो 5,000 से इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 55,000 रुपये की इक्विपमेंट आपने 60,000 रुपीज़ में बेची है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 के चैप्टर में ज़्यादा क्लियर होगा। जो एंट्री पास होगी वो होगी कैश डेबिट 60, इक्विपमेंट क्रेडिट 55,000 और ओनर्स इक्विटी क्रेडिट 5,000। ठीक है, अगर हम इसका नरेशन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इक्विपमेंट with a net book value of rupees 55,000, equipment with a net book value of rupees 55,000 was sold for cash rupees 60,000। सही। उसके बाद अगली अगर हम एंट्री देखते हैं तो कैश 2500 से कम हो रहा है, डेटर्स 17,500 से कम हो रहे हैं और लायबिलिटी 20,000 रुपये से कम हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल अकाउंट्स के चैप्टर में बड़े डिटेल में और अच्छे से कवर होता है। यानी कि आपकी 20,000 रुपये की कोई लायबिलिटी होगी, उसी बंदे का कोई 17,500 का रिसीवेबल होगा, तो उसको सेट ऑफ किया और ऊपर के 2500 रुपये कैश में पे कर दिए। ठीक है, तो हम 7 जो है उसके लिए लिख सकते हैं कि अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 20,000, अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 20,000 was settled by adjusting receivable, was settled by adjusting receivable
was settled by adjusting receivable from same party of rupees 17,500 and cash payment of rupees 2,500। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 7 के बाद 8 पर देखते हैं। तो 8 पर जो है वो आपकी लाइबिलिटी 17,000 से कम हो रही है और ओनर्स इक्विटी 17,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। इक्विटी इंक्रीज़ कब होती है? इक्विटी इंक्रीज़ तभी होती है जब जो है वो आप कोई कैपिटल इंजेक्ट करते हो। तो ऐसा हो सकता है कि ओनर ने अपने घर के पर्सनल पैसों से किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। अगर ओनर अपने घर के पैसों से लाइबिलिटी पे ऑफ करेगा तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा, और लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी। लाइबिलिटी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट एंट्री पास होगी। इसकी अगर हम पॉसिबल नरेशन लिख देंगे तो हम इसकी पॉसिबल नरेशन लिख सकते हैं, ओनर पेड रुपीज़ 17,500 to a supplier from personal बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, 8 के बाद 9 पर चलते हैं। 9 में जो है वो डेटर्स 35,000 से कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री 28,000 से इंक्रीज़ हो रही है और ओनर्स इक्विटी जो है वो 7,000 रुपये से कम हो रही है। डेटर्स कम हो रहे हैं और इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने इन्वेंट्री बेची होगी या ख़रीदी होगी? क्या की होगी? हमारी अगर इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है तो कोई हमें इन्वेंट्री दे रहा है, वापस कर रहा है, और डेटर डिक्रीज़ हो रहा है 35,000 से, तो प्रॉबेबली हुआ ये होगा कि किसी को हमने 28,000 की चीज़ें 35,000 में पहले बेची होंगी, उसने वो चीज़ें वापस कर दी। तो उसने जब वो चीज़ें वापस कर दी, चीज़ें वापस आ गई हमारे पास, इन्वेंट्री जो है वो 28,000 से इंक्रीज़ हो गई। वो डेटर 35,000 से कम हो गया क्योंकि उसने जब चीज़ें वापस कर दी तो अब वो पैसे पे नहीं करेगा। और जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था इस ट्रांजैक्शन पर वो भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अब वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ठीक है। अगेन इसमें भी जो बात है वो ये है कि यार आप लोग ये वाले सारे सवाल जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले तब करो जब आपने मेजॉरिटी चैप्टर्स कर लिए हो, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। बहरहाल एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप लिख सकते हो गुड्स कॉस्टिंग ₹28,000 and sold on credit ₹35,000 were returned by customer। अच्छा, इसकी अगर मैं डबल एंट्रीज पास कर दूं तो इनिशियली जब आपने सेल करी थी तो आपने एंट्री पास करी हुई होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 18,000, इन्वेंट्री क्रेडिट 28,000, डेटर्स डेबिट 35,000, सेल्स क्रेडिट 35,000, और आपने प्रॉफिट जो बुक किया होगा वो इस तरह से बुक किया होगा कि सेल्स है 35,000 की, 28,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो 7,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। और अगर आपने एंड के चैप्टर्स देखे हो तो आप इस एंट्री को और प्रॉफिट की बुकिंग को समझ पाओगे। लेकिन जब ये चीज़ें सारी रिवर्स हो गई, तो इन्वेंट्री डेबिट हो गई 28,000 रुपये से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्रेडिट हो गया 28,000 रुपये से, सेल्स जो है वो भी आपने रिड्यूस करनी है 35,000 रुपये से, और डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो गया 35,000 रुपये से। तो सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो गई हैं, ठीक है। 9 के बाद हम देखते हैं 10 में लिखा हुआ है कि कैश है 39,200 रुपीज़ का, वो कम हो रहा है,
लाइबिलिटी 40,000 से कम हो रही है और ओनर्स इक्विटी 8,800 रुपये से इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि किसी को मुझे शायद 40,000 पे करने होंगे और वो 39,200 में खुश है। 40,000 रुपये पे करने थे, उसने 800 का डिस्काउंट दे दिया। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो एक तरह से इनकम है। तो 40,000 की लाइबिलिटी कम हो गई सिर्फ 39,200 पे कर और 800 रुपये से मेरी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो गई। तो हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ ₹39,200 was made to a supplier and settlement was made to a supplier in settlement of रुपीज़ 40,000। 40,000 रुपये का लाइबिलिटी का अमाउंट पे करने के लिए मैंने 39,200 पे किए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अगर आप लोगों ने सिलेबस की पूरी कवरेज करी हुई है, लिहाजा पूरी कवरेज के बाद इस लेक्चर को देखिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का।